मैक्सिमम हो सकता है 15 या 20% या 30% पे सेटलमेंट हो जाए। तो वो सेटलमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आएगा? लॉस में आता है, बट्टे खाते में आता है, और उसमें एक तरह से लॉस की संपत्ति दिखाई जाती है कि कितना इसमें लॉस हुआ है और कितनी इसमें प्राप्ति हुई है। ठीक है। अब एनपीए के संदर्भ में क्या होता है कि क्या प्रयास किए गए हैं, एनपीए के संदर्भ में क्या प्रयास किए गए हैं? ठीक है। एनपीए के संदर्भ में प्रयास में आपको याद रखना, पहला प्रयास डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है। यह एनपीए से संबंधित मामलों को देखता है। ठीक है। एक एक्ट बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है सरफेसी एक्ट 2002। यह एसिड्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एनपीए के संदर्भ में शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है और बैड बैंक। कौन सी बैंक? बैंक। यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के बुरे ऋण को खरीदने का कार्य करता है। हाँ, बेड, बिस्तर वाला बेड रही। बुरे ऋण को खरीदता है, बैड ऋण। अर्थात एनपीए को बुरा ऋण क्या है? एनपीए लिख लो। बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछा गया है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोर्ड कब बना था? ठीक है। आपसे सरफेसी एक्ट कब आया था? याद रहेगा, सरफेसी एक्ट 2002 का है सरफेसी एक्ट। ठीक है। और तीसरा आपका बैड बैंक जो अभी चल रहा है। ठीक है। जो अभी चल रहा है कॉन्सेप्ट बैड बैंक का।
नहीं, आरटीजीएस में नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जरूरी है समझना। अरे एक्चुअली में क्या है ना, आरओ के लिए जो है जितना काम का है उतना ठीक, मैं खत्म भी करना है ना। अभी बैंक है, कृषि है, उद्योग है, अवसंरचना है, ठीक है, बजट है, भुगतान संतुलन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है। और 5 दिन का मतलब 10 दिन मान लो, एक टॉपिक में 2 दिन तो मान ही लो। अब अगर 10 दिन अगर मैं लगातार क्लास लूंगा तो 24-25 तक, फरवरी में एग्जाम है। हम काम की चीजें जो है वो मेन चीजें देखते चलो, जिससे अभी जितना काम का है वो, ठीक है। पढ़ाने को तो मुझे क्या है, मेरा तो पैसा बन रहा है, पढ़ाओ, ठीक है। आप ही का कोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे और भी तो कोर्स लगने हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो समझ लो। देखो, कोई कंपनी अगर ऋण नहीं चुकाती है, ठीक है, समझो कोई कंपनी या बैंक अगर ऋण नहीं चुकाती है किसी का, बैंक का, या कोई व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपया लिया है अगर बैंक का ऋण नहीं चुकाती है, ठीक है, तो अब ये बैंक इसकी रिकवरी करे, इससे कहे कि पैसा आप मुझे दो, पीछे भागे, इसको फोन लगाए, ये सारी प्रोसेस करे, समय बर्बाद करे। मान लेते हैं कि इसकी फाइल है 10 करोड़ रुपए की, ठीक है, 10 करोड़ रुपए की ये फाइल है, और उस 10 करोड़ की फाइल के बेस पर इसने बैंक से ऋण लिया था, अर्थात बैंक के पास संपत्ति कितने की है, 10 करोड़ की। अब बैंक एक तरह से रिकवरी मांग रहा है बार बार, लेकिन ये आदमी देने को तैयार नहीं है। ये बैंक क्या करेगी, इस 10 करोड़ की संपत्ति को थर्ड पर्सन को बेच देगी, जिसे निजी क्षेत्र के कंपनी के रूप में जाना जाएगा, क्या, एआरसी, ठीक है। और सरकारी क्षेत्र का अगर कोई बैंक होगा तो उसे क्या कहेंगे, बैड बैंक। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के ऋण खरीदेगा वो कौन होगा, बैड बैंक। बजट में इसकी चर्चा की गई। और एआरसी क्या होगी, निजी क्षेत्र की कंपनी होगी जो खरीदेगी किसको, जो खरीदने का काम करेगी निजी क्षेत्र की कंपनी आपकी एआरसी, ठीक है। अब ये खरीद कर क्या करेगी, ये खरीद कर क्या करेगी, इसके किस काम की वो फाइल, क्वेश्चन ये है। खरीदा किसने, ठीक है, 100 करोड़ की, 10 करोड़ की थी, इसने क्या किया कि इसको बेच दिया कि यार देखो यार, हमको स्टार्टिंग में कुछ लोन मिल गया था, ये 10 करोड़ की फाइल के बदले मुझे कितना दे दो, 9 करोड़, तुम अपनी फाइल लो। अब ये एक तरह से बैड बैंक इस व्यक्ति से रिकवरी मार सकता है। पहली बात तो धमकाएगा, पैसे दो, ये करो, वो करो, आपको चुकाने पड़ेंगे। ये एक दूसरा तरीका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक छूट दे रखी, क्या, कि अब इस बैड बैंक के इस पैसे को जो कितने करोड़ की है, 9 करोड़ की संपत्ति को छोटे छोटे अंशों में तोड़ सकती है, जैसे शेयर, ठीक है, संपत्ति तो पीछे है ही, अंशों में तोड़ सकती है। और अंशों में तोड़कर एक तरह से क्या है कि 10 रुपए का एक अंश इसने जारी कर दिया मार्केट में इस संपत्ति के बेस पर, और कहा कि 10 रुपए अगर आप ये लोगे, क्या, 10 रुपए अगर आप मुझे दोगे तो ये कागज मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या बट्टे पर ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 करोड़ रुपए के 10 रुपए के हिसाब से कितने अंश बने होंगे, लगभग 9 लाख, लगभग 9 लाख अंश बने ना, ठीक है।
अब एक तरह से यहां पर 9 लाख अंश जब बने तो उन 9 लाख अंशों को एक तरह से क्या किया इन्होंने, बाजार में उतारा। कितने रुपए में? 10 रुपए में। और कहा कि ये पैसा दोगे, इस पैसे में हम आपको 25 पैसा और आपको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, इनके पास पूंजी आ गई कितनी? 9 करोड़। ठीक है, कितने? 90 लाख हुआ ना ये, तो 90 लाख से पूंजी आ गई कितनी? 9 करोड़। अब 9 करोड़ पूंजी अगर कैश में आ गया, अब ये कैश में आने के बाद में इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे, या फिर बैंक को ही उधार दे देंगे। तो बैंक के पास पूंजी आ गई, कैश आ गया। फिर से समझना, बैंक ने क्या किया? बैंक ने ये फाइल बेच दी। ये कागज अगर मुझे मिला, इससे लोन लिया गया था, मैं कह रहा हूं भैया लोन दे देना, वापस कर देना, वापस कर देना। अरे यार छोड़ो छोड़ो, ठीक है। अब छोड़ो तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि भैया इस कागज को मैंने बेच दिया एआरसी, या अब ये कागज किसके पास पहुंच गए? एआरसी के पास या बेड बैंक के पास में। अब बेड बैंक ने ये पैसा उठाकर किसको दे दिया? बैंक बोला कि हमसे अब इनको वसूली, ठीक है, वसूली के लिए आदमी लगा देगा कौन? बेड बैंक या एआरसी फोन करेगा, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। क्लियर? तब तक ये क्या करेंगी, इस जो कागज हैं इनको परमिशन दे दी गई कि इस कागज को छोटे छोटे अंशों में तोड़ दो और इसके बेस पर बॉन्ड जारी कर दो या ऋण पत्र जारी कर दो। अब इन्होंने इसको तोड़कर क्या किया? बॉन्ड जारी कर दिया, ऋण पत्र जारी कर दिया। जो संपत्ति थी उसका पुनर्पूंजीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब उसके पीछे संपत्ति रखी हुई है ना, जा सरकार ने इनको परमिशन दे दी कि संपत्ति तुम्हारी है ही, तुम्हें अगर इसके बेस पर उधार उठाना है तो उठा लो। तो इन्होंने उधार उठा लिया और उधार उठाकर उनको रिटर्न देने की बात कर दी। अब जब रिटर्न देने की बात कर दी तो उस कंडीशन में वसूली अलग कर रहे हैं ये लोग, वसूली के लिए अलग कर रहे हैं। तब तक इन्होंने क्या किया? इस पैसे को लगा दिया शेयर मार्केट में, मुनाफा कमा के अपना प्रोसेस कर लिया। अर्थात जो संपत्ति जो लॉक हो गई थी, उस लॉक को तोड़ा गवर्नमेंट ने बेड बैंक के माध्यम से और पैसे को घुमा दिया। ठीक है, पैसे को घुमा दिया। अब पैसे को घुमा दिया तो अब क्या होगा? आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ये तो देने ही देने हैं। आप ये सोच लो कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया है तो ये ना सोचना कि बच जाओगे। किसी दिन आप जो है जितने दिन तक बच रहे हो तो बच रहे हो, वो अलग बात है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये बेड बैंक का कॉन्सेप्ट। एआरसी इसी तरह से बेड बैंक काम कर रही है, जो ऋणों को खरीद रही है और ऋणों को खरीद कर उसके बदले में संपत्ति का पूंजीकरण कर रही है, रिकैपिटलाइजेशन कर रही है, उसको स्टॉक में रख रही है और स्टॉक में रखकर उसको बेचने का काम कर रही है, जिसे एआरसी के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है या बेड बैंक के रूप में। तो बेड बैंक क्या करेगी? बेड फाइलों को खरीदती है और बेड फाइलों को खरीद कर उसके बेस पर बॉन्ड जारी कर देती है, पैसा इकट्ठा करती है, उसको शेयर मार्केट में लगा देती है या वापस बैंक को इंटरेस्ट पर दे देती है, क्योंकि इसने तो खरीद लिया था माल। ठीक है, और इसने सारे दायित्व किसको दे दिए? इस व्यक्ति, इस कंपनी के। तो बैंक तो निर्वित हो गया पूरी तरह से और पैसा भी घूम गया यहां। तो ये संकल्पना एक तरह से क्या है कि इसलिए लाई गई क्योंकि एनपीए बढ़ रहा था, स्टॉक हो जा रहा था, जो बॉन्ड वगैरह थे, जो कागज वगैरह थे, उस कागज का पुनर्पूंजीकरण करके अर्थव्यवस्था में फ्लो बढ़ाने का एक प्रयास किया गया। किसके माध्यम से? बेड बैंक के माध्यम से। ठीक है, तो बेड बैंक आया। सरफेसी एक्ट क्या है? एक्चुअली में हुआ क्या कि
डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोर्ड आया था ये 1993 में। ये क्या करता था कि सुनवाई किया करता था किसकी? ये सुनवाई किया करता था लोन की। अब जब लोन की सुनवाई किया करता था तो होता क्या था कि भाई किसी संपत्ति पर लोन लिया, ठीक है, किसी संपत्ति पर लोन लिया। अब संपत्ति पर अगर लोन लिया तो बैंक जब लोन की संपत्ति को अटैच करने के लिए जाती थी, गई कि भैया इस संपत्ति पे घर पर लोन लिया था, ये घर अब मैं क्या करूंगा, कब्जे में। और जब कब्जे में तो वकील दायर कर देता था बैंक के ऊपर मुकदमा दीवानी, और कहता था कि संपत्ति का मामला अलग है और लोन का मामला। अब अधिग्रहण नहीं कर पाएगा ना, और दीवानी मुकदमे पता ही है, बैंक तो रिकवरी मार ही नहीं पा रही लोन पर, संपत्ति पर बैंक तो रिकवरी मार ही नहीं पा रही है। नहीं, अभी कल एक खबर थे, हमारे एक मित्र हैं शेयर कर रहे थे कि अवैध कब्जे वाली जमीनों पर बुलडोजर चलेगा जो वकीलों के द्वारा कब्जा की गई। वो कल शेयर कर रहे थे अपने उस पे फेसबुक अकाउंट पे। तो मैंने कहा अच्छा, वकील साहब को बुरा लग गया। मतलब वकील लोग भाई देखिए फंसा तो लेते ही हैं। अब उसका नतीजा क्या होता था, जब बैंक रिकवरी के लिए उस घर पर मारती थी तो दीवानी मुकदमा लड़ना पड़ता था अलग से, और दीवानी मुकदमा लड़ना पड़ता था तो ऐसी कंडीशंस में लोग गिरवी रख देते थे बड़े आराम से। इसमें क्या किया गया, अर्थात संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है अगर संपत्ति अटैच है। गारंटर की भी संपत्ति जब्त कर सकती है अगर कोई गारंटर है। मतलब अगर धोखे से भी किसी के गारंटर बने हुए हो तो बाइकाट कर जाना, किसी भी दिन एक तरह से क्या होगा, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आ जाओगे, संपत्ति जब्त हो जाएगी आपकी भी। किसी का भी गारंटर मत बनिएगा, सरफेसी एक्ट है। नहीं होता है भैया, गारंटर बन जाइए, फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अब आपकी संपत्ति और गारंटर की संपत्ति भी बैंक अटैच कर सकता है और उसको सील कर सकता है और एआरसी को बेच सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो सरफेसी एक्ट क्यों आया? सरफेसी एक्ट में वास्तव में क्या है कि जो अलग अलग मुकदमे लड़े जा रहे थे, दीवानी अलग और रिकवरी का मुकदमा अलग, अब इस तरह की बात नहीं होगी। बैंकों को किसी भी परिसंपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया। किसके अंतर्गत? बैंकों को किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया। किसके अंतर्गत? सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा प्रावधान इसमें चेंज किया गया। तो गारंटी लेगा क्यों बैंक आपकी? संपत्ति के आधार पर लेगा, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होगी, ऐसे ले लेगा है? हाँ, नहीं, देखो एनपीए का अगर अकाउंट एक बार उसमें चला गया, एनपीए जैसे एनपीए में चला गया, तो एनपीए का अकाउंट जो है 6 महीने में जाता है। 3 महीने लिखा जरूर है, एकदम से नहीं जाएगा। अगर 6 महीने में भी किस्त नहीं गई तो एनपीए दिया आपने, तो आपका जो अकाउंट टोटल बनेगा 6 महीने का, उसको अगर आप चुका देते हो, फिर 3 महीने लगातार अगर किस्त देते रहते हो
तो एनपीए से बाहर आ जाएगा। उसमें बैंक एक फॉर्म भरवाएगी आपके और पूरी टर्म और कंडीशन लिखवाएगी। उसके बाद में आपका अकाउंट एनपीए से बाहर आ जाएगा और वही चलने लगेगा जो पुराना था। ठीक है, वही चलने लगेगा। लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर 2 साल बाद सुधरेगा। ठीक है, और अगर पैसा दिया ही नहीं है तो 7 साल बाद सुधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। आरबीआई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आरबीआई की स्थापना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रमुख भूमिका थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रमुख भूमिका थी। क्योंकि इन्होंने ही हिल्टन यंग आयोग, इन्होंने ही हिल्टन यंग आयोग, इन्होंने ही हिल्टन यंग आयोग को इसकी अनुशंसा की थी, इसकी अनुशंसा की थी, जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी। की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई का प्रारंभिक कार्यालय कलकत्ता था, जिसे 1937 ईस्वी में मुंबई 1937 में मुंबई में परिवर्तित किया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले
भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट, मनमोहन सिंह ऐसे गवर्नर थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह एक बाघ और ताड़ का वृक्ष है। बाघ और ताड़ का वृक्ष है। ताड़ का वृक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। आरबीआई के कार्य लिख लीजिए। आरबीआई के कार्य, नंबर 1, मुद्रा को जारी करना। नंबर 1, मुद्रा को जारी करना। इसमें लिखिएगा नंबर पहला पॉइंट, वर्ष 1957 वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया था। नंबर दूसरा पॉइंट, 1 जून 1964 ईस्वी को नए पैसे से नया शब्द हटाया गया। नए पैसे से नया पैसा से नया शब्द हटाया गया और केवल उसे पैसा ही कहा गया। उसे पैसा ही कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा को बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा
जारी किया गया था, जो कि असफल रहा था, जारी किया गया था जो कि असफल रहा था, असफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 1861 में पेपर करेंसी एक्ट, 61 में पेपर करेंसी एक्ट तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेपर करेंसी एक्ट तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया, तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया। तत्पश्चात 1962 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा 1962 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा 1862 ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा पेपर नोट जारी किया गया, या कागजी मुद्रा जारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट, कागजी मुद्रा जारी करने के लिए 1957 में न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली को अपनाया गया। न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत नोट जारी करने के लिए जारी करने के लिए 200 करोड़ रुपए को बनाए रखने के लिए कहा गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में, 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में, सोना गोल्ड के रूप में, और 85 करोड़ रुपया विदेशी प्रतिभूति में रखने की शर्त रखी गई।
नेक्स्ट पॉइंट, 2006 में मुद्रा निर्गमन इशू, मुद्रा निर्गमन और टकसाल को बनाने वाली सारी कंपनियों और टकसाल को बनाने वाली सारी कंपनियों को एकीकृत करके भारतीय प्रतिभूति मुद्रा व निर्माण निगम लिमिटेड, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण व निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 9 इकाइयां काम कर रही हैं। 9 इकाइयां काम कर रही हैं। नंबर एक मेन लिखेंगे। नंबर 1 इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, महाराष्ट्र। नंबर 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। नंबर 3 बैंक नोट प्रेस देवास, बैंक नोट प्रेस देवास, एमपी। हाँ, देवास एमपी। सिक्योरिटी नेक्स्ट लिखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, महाराष्ट्र। साहेबनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस। एक तो साहेबनी और दूसरी कौन सी? ठीक है, नए 500 और 2000 के नोट छापती थी। अब तो बंद हो गया ना। (1862) है 1862 पेपर करेंसी एक्ट 1861 और 1862। देवास याद रखना पेपर छापता है नोट, और दूसरा याद रखना कौन सा? साहेबनी और
ये चर्चा में इसलिए आ गए थे क्योंकि आपने सुना होगा जब नोटबंदी हुई थी तो नोट अलग अलग दिखने लगे थे, तो डाई में दिक्कत आ गई थी। एक जगह छोटी डाई थी और एक जगह बड़ी, तो जब नोट छाप रही थी यहां तो ये प्रॉब्लम आने के कारण से ये होने लगा कि एक नोट नकली है एक नोट ठीक है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने कहा दोनों ही नोट असली हैं, कोई दिक्कत नहीं है नोट में। और ये कहा था कि एक्चुअली में प्रॉब्लम तो थी इनकी जो रियल में थी, ये पेपर जो नोट थे ये स्याही छोड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब नोट की छपाई होती है तो हीट रहते हैं ये, और हीट रहते हैं, बहुत तेजी से छपाई हो रही थी उस समय, सूखने का मौका मिल नहीं रहा था, और जब नोट खुलता था तो इंक छोड़ता हुआ दिखाई देता था। तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसी इंक बनाई है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, नोट सारे अच्छे हैं, जो आपको लगता है बेकार है हमको दे जाइए। नोट कोई बेकार नहीं है। टकसाल लिख लीजिएगा, टकसाल सिक्के कहां कहां बनते हैं। टकसाल मिंटेड, टकसाल बोलते हैं जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल मिंट। सिक्के जहां बनते हैं टकसाल। टकसाल, पहली टकसाल मुंबई, मुंबई 1830 में सबसे पुरानी थी ये, 1830 में एस्टेब्लिश हुई थी, सबसे पुरानी थी। फिर कोलकाता 1930, कोलकाता 1930, हैदराबाद, हैदराबाद 1950, और फिर नोएडा 1989 सबसे नई टकसाल है। नोएडा की टकसाल सबसे नई 1989, 1989। ठीक है, सेकंड काम, पहला तो है नोट जारी करना। नोट के संदर्भ में मैंने सारी चीजें जो आपकी काम की हैं वो लिखा दी कि भैया कागज का नोट कब से चालू हुआ भारत में, 1862 से। सबसे पहले कागज का नोट छापा था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने। फिर भारत में क्या है कि नोट की छपाई कौन कौन सी संस्थाएं कर रही है या कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं उसको मैंने लिखा दिया है। किसके अंडर में काम कर रही है ये, वो संस्था मैंने यहां पर लिखा दी आपके लिए, जो आपके एग्जाम से। ठीक है, सिक्कों में कौन सी प्रणाली चल रही है, दशमलव प्रणाली सिक्कों में चल रही है, अर्थात 10 के गुणक के रूप में ये सिक्के प्रचलित किए जाएंगे। इस तरह की बातें यहां पर रिप्रेजेंट होना शुरू हो गई थी। ठीक है, दूसरा काम लिखिएगा आरबीआई का, बैंकों का बैंक है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक है। अर्थात आरबीआई जनता को लोन नहीं देता है, जनता को लोन नहीं देता है, जनता को लोन नहीं देता है, बल्कि केवल बैंकों को ही ये ऋण प्रदान करता है।
अर्थात बैंकों के लिए इसे अंतिम ऋणदाता के रूप में देखा जाता है। के रूप में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाएगा? के रूप में देखा जाता है। तीसरा काम, तीसरा लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अर्थात सरकार डायरेक्ट रूप से ऋण ले सकते हैं, किससे? आरबीआई से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ठीक है। बस हल्का सा देख लो, ज्यादा नहीं। देखो एक्चुअली में क्या है कि 1945 ईस्वी में जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले ही एक समस्या यहां पर निकल कर आ गई थी कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे हम स्टेबल करें, कैसे स्टेबल करें। तो 1944 में एक सम्मेलन हो रहा है बुटनबर्ग में, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, ये क्या होता है कि दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। और आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ठीक है। अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ठीक है। प्रदान करता है। अब समझना, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कम होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रदान करता है। सोशल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। ये क्या करता है आईएमएफ? ये आईएमएफ एक तरह से यहां पर प्रोवाइड कराता है, किस लिए? व्यापार में विसंगतियां आ जाती हैं तब, ठीक है। आ जाती हैं तब ऋण प्रदान करता है, ठीक है। किस लिए? ट्रेड और कॉमर्स में डिसबैलेंस आ जाता है तो ये प्रोवाइड कराता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अब जब यहां पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक बस शॉर्ट में यहां पर समझेंगे हम लोग। यहां पर एक्चुअली में होता क्या है यहां कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है उसमें मेंबर बनना होता है देश को।
सदस्यता लेनी होगी इसमें, ठीक है। अब जब मेंबर बनना होगा यहां पर, ठीक है, तो मेंबर बनने की जो शर्तें हैं कि यहां पर मेंबर बनने के लिए कि उसका ग्रोथ देखा जाएगा जीडीपी का क्या है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एक तरह से मेंबर बनेगा, कोई सदस्यता लेगा, सदस्य देश उसके अनुमति देंगे, अनुमति देने के बाद में क्या होगा, जीडीपी और इस पे, इसके बेस पर निर्धारित कर दिया जाता है इनका कोटा, ठीक है। कोटा निर्धारित कर दिया जाता है यहां, ठीक है। कोटे के बराबर तक एक तरह से अगर ये ऋण लेते रहते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है रिजर्व ट्रेंच। क्या कहलाता है वो, कोटे के बराबर तक, ठीक है, क्या लेते रहते हैं ऋण। मैंने क्या कहा, 45 में वर्ल्ड वार समाप्त हो रहा था, उससे पहले ही 1944 में ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में डिसाइड होता है कि भैया विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ाएंगी, युद्ध हुआ है, उस युद्ध में बहुत सी हानि होगी, हम क्या करें। तो लोगों ने कहा कि हम लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करेगा, एक का नाम होगा क्या, और एक का नाम होगा, ये व्यापार में अगर कोई गड़बड़ी होता है तो किसी को लोन चाहिए व्यापार में, तो ऋण प्रोवाइड कराएगा, और ये किस लिए, अर्थात गरीबी और बेरोजगारी इन सब के लिए लोन दिया जाएगा। तो कैसे, वर्ल्ड बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका क्या होगा, कम। अब मेंबर जो बना है, तो मेंबर के बेस पर निर्धारित होता है क्या, कोटा, ठीक है। अब जब कोटा निर्धारित होता है तो कोटा क्या कैसे होगा निर्धारित, जीडीपी ग्रोथ रेट देखा जाएगा या फिर पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी उस देश की, अर्थात उसका कोटा ज्यादा होगा जिसकी जीडीपी, जिसकी पर कैपिटा इनकम। तो किस देश की जीडीपी ज्यादा है, अमेरिका की और यूरोपीय कंट्री की, उनका ही एक तरह से जीडीपी ज्यादा है, चाइना का ज्यादा है। तो इसका मतलब कोटा किसका ज्यादा, उनका। और कोटा जितना निर्धारित किया जाता है उतने तक अगर कोई लोन लेता है तो उसे क्या कहेंगे, रिजर्व ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर कोटे से ज्यादा अगर किसी ने लोन लिया तो उसे कहेंगे क्या, क्रेडिट ट्रेंच, ठीक है। कौन सा, क्रेडिट ट्रेंच। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पीसीएस में, ट्रेंच क्या है, आईएमएफ, रिजर्व ट्रेंच क्या है, आईएमएफ जब कोटा के बराबर ऋण देता है तो उसे क्या कहेंगे, और कोटा से अधिक, कोटा के निर्धारित मानक से अधिक ऋण दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट पे मिला ना। क्लियर हुआ, दो शब्द, ठीक है। अब जो मेंबर बना है तो कोई ना कोई प्रतिनिधि तो अपॉइंट करेगा ना अपना, कौन होता है, आरबीआई इसका प्रतिनिधि होगा किसमें, आईएमएफ में, अर्थात व्यापार से संबंधित सारी चीजें फॉलो अप करेगा, फिर कौन, आरबीआई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होगा। विदेशी मुद्रा भंडार का
संरक्षक होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारतीय वित्तीय प्रणाली में विनियामक के रूप में काम करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में विनियामक, रेगुलेटरी के रूप में काम करता है, हेडिंग डाल दीजिएगा, विश्व की प्रमुख मुद्राएं। विश्व की प्रमुख मुद्राएं, विश्व की प्रमुख मुद्राएं। एक तरफ देश, एक तरफ मुद्रा और एक तरफ देश। विश्व की प्रमुख मुद्राएं। पैसो, पैसा का पैसो कर दो, पैसो मैक्सिको की है, मैक्सिको की मुद्रा पैसो। और रियाल कहां की है? लिख लीजिए, रियाल सऊदी अरब। यूरो ऑस्ट्रिया या यूरोपीय देशों की। यूरो नहीं जान रहे? ऑस्ट्रिया या यूरोपीय देशों की। ऑस्ट्रिया, क्योंकि क्वेश्चन वहां पूछा गया है तो आप देश याद रखिएगा वहां, ठीक है? पूछा गया यूरो मुद्रा कहां की है, अब उसमें देश दिए हुए थे। अब हो सकता है कि कैरेबियन द्वीप दे दे, तो आपको मैप अगर याद होगा तब तो आप कर ले जाओगे उसको, नहीं तो यूरोपीय देशों में कोई भी देश पूछ सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा, रिंगगिट। रिंगगिट मलेशिया, रिंगगिट मलेशिया की। नेक्स्ट है रुफिया। रुफिया मालदीव की। और रुपिया, पिया कहां है? नेपाल में। रुपिया नेपाल और रुफिया मालदीव। नेक्स्ट दीनार लिखिए, कहां की है? यूएई। लीरा इटली। मीरा नहीं, लीरा इटली। और लीरा तुर्की की भी है, लीरा तुर्की की भी है। ईरान की है, ईरान रियाल। और भारत और पाकिस्तान का पता ही है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, 10 मिनट है अभी, लिख जाएगा। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, आज बैंक खत्म करते हैं, कल एग्रीकल्चर योजना लेकर चलते हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अभी 10 मिनट हैं, कल योजना। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
नंबर 1 नाबार्ड। नाबार्ड स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 1982। मुख्यालय मुंबई। मुख्यालय मुंबई। कमेटी शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी। कमेटी सिफारिश किसकी? शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। कार्य लिख लीजिएगा नाबार्ड के। पहला कार्य कृषि के पुनर्वित्त, कृषि के लिए पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। कृषि के लिए पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। के रूप में कार्य करता है। नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे रोजगार और कौशल विकास हो सके। कौशल विकास हो सके। तीसरा काम इसका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच समन्वय का काम करता है। समन्वय का काम करता है। आरबीआई के बीच समन्वय का काम करता है। नेक्स्ट, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए फंड प्रदान करता है। फंड प्रदान करता है। देखो, एग्रीकल्चर के लिए शर्त क्या थी? कितना देना है? 40 नहीं, 18%। 40 टोटल है। ठीक है, 40 टोटल। कौन कौन से क्षेत्र के लिए? कृषि है, उद्योग, एमएसएमई और कमजोर वर्ग। तो कृषि के लिए 18% है उसमें। अब कृषि के लिए 18% है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? नाबार्ड के अंतर्गत। तो जब नाबार्ड के अंतर्गत जाएगा तो नाबार्ड के अंतर्गत क्या है कि RIDF नाम की एक संस्था काम कर रही है नाबार्ड के अंतर्गत। ठीक है, जिसे कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, और यहां से पैसा नाबार्ड से, और ये काम करती है कौन? ये काम करती है अवसंरचना के विकास के लिए। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सिडबी। सिडबी, बस 5 मिनट और।
सिडबी, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसके कार्य औद्योगिक वित्त निगमों के जरिए औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराना, तीसरा लिखिए एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक, अरे लिखाए थे ना। एग्जिम बैंक किस लिए काम करती है? एग्जिम बैंक आयात निर्यात के लिए। एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1982 को संसद के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। जिसका उद्देश्य आयात निर्यात के संदर्भ में नीति निर्माण करना है। नीति, हाँ, पॉलिसी मेकिंग। चलिए कल ही कराएंगे, याद, ठीक है। अभी कमेटियां हैं, मैं ऐसा ना हूं कि मतलब जो सिफारिशें हैं ना, कौन सी कमेटी किस में गठित की गई है, उसको आपको याद रखना, वो लिखाना है बस।
कि पूरा ना हो। बैंक अपना पैसा नहीं छोड़ती है, याद रखना। बैंक अपना पैसा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है ये क्या कि बढ़ते बढ़ते 2 लाख हो गया, तो 2 लाख हो गया तो रिकवरी में मैक्सिमम हो सकता है 15 या 20% या 30% पे सेटलमेंट हो जाए। तो वो सेटलमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आएगा?